नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना संकट पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है, लेकिन चीन का संकट कुछ और दिखाई दे रहा है। चीन के सैनिक भारत के लद्दाख में घुस गए हैं और कई दिनों से सीमा पर तनाव बना हुआ है। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? और चीन इस समय जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ भारत की सीमा पर नहीं हो रहा है। एक तरफ वो हांगकांग में एक नया कानून लागू करना चाहता है जिसके चलते हांगकांग के लोगों के अधिकार काफ़ी कम हो जाएंगे। इस कानून का वहाँ विरोध हो रहा है। उसके अलावा ताइवान से भी चीन का विवाद काफ़ी तेज हो चला है। और तीसरा एक चौथा देश भी है वियतनाम। उसके साथ भी चीन के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आज हमने आमंत्रित किया है न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत में रिपोर्टर और वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार को। हरि जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हरि जी ने काफ़ी समय से और काफ़ी गहराई से भारत चीन के बीच जो विवाद है उसका अध्ययन किया है और उसको समझने की कोशिश की है। तो आज की बातचीत उनके साथ इसी मुद्दे पर। हरि जी, आखिर क्यों इस वक्त, जबकि खुद चीन भी जो है वो कोरोना संकट से परेशान है और दुनिया परेशान है, दुनिया भर के लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, और इस बीच चीन जो है लद्दाख में अपनी हमारे भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है और यही वक्त उसने क्यों चुना है? जहाँ तक वक्त का सवाल है तो उस इलाके में जो भी सैनिकों की घुसपैठ हो सकती है वो इसी समय हो सकती है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है, पासेस खुल जाते हैं, मूवमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। जहाँ तक घुसपैठ का सवाल है तो इस इलाके में जो भी हमारी चीन से लगी हुई सीमा है, तकरीबन 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उस पर इस तरह की घुसपैठ होती रहती है। क्योंकि जो बॉर्डर है वो आपका वेल डेलिनेटेड बॉर्डर है नहीं, वो परसेप्शन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम उसको बोलते हैं, लेकिन उसमें चाइनीज़ परसेप्शन है, इंडियन परसेप्शन है और एक्चुअल कंट्रोल की सिचुएशंस हैं। हालांकि काफ़ी कुछ हद तक दोनों देशों की बातचीत में वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एकदम तय हैं। फिर भी उसके बावजूद भी चूँकि बहुत ही पहाड़ी इलाका है, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो वहाँ पे कई बार जो परसेप्शन का डिफरेंस रहता है, 5-5, 6-6 किलोमीटर लाइन कहीं इधर है कहीं उधर है, तो दोनों देशों की सेनाएं वो एक दूसरे के पोजीशंस को लेने की कोशिश करती हैं। अब जो ये हाल फिलहाल में ये मामला है, इसका एक मूल कारण जो है वो ये है कि इंडिया उस इलाके में अपनी सड़कें बना रहा है। जो इंडिया का कंट्रोल का इलाका है, उस इलाके में जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको ब्रिज बनाने होते हैं, सड़कें बनानी होती हैं, एयरफील्ड्स बनाने होते हैं, आर्मी के डंप्स बनाने होते हैं, तो वो उसका निर्माण इंडिया में तेज़ी से हो रहा है। चाइना वो सब निर्माण पहले कर चुका है। चाइना के मुकाबले इंडिया कई साल पीछे है, लेकिन इंडिया भी 1-2 साल में वो सारा का सारा निर्माण अपना पूरा कर लेगा, तो चाइना के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। अभी नहीं। अभी जो ये जिसको हम गलवान वैली का इलाका कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 3 से लेकर 5000 तक चाइनीज सैनिक जो कई किलोमीटर तक हमारे एरिया में आ गए हैं, वहाँ पे दौलता बेग ओल्डी इलाका भी उसको कहा जाता है। और एक सड़क है जो कि 250 किलोमीटर की, जिसका कि तकरीबन 210 किलोमीटर हिस्सा हम लोग बना चुके हैं। आगे भी सड़क का ट्रैक तो बना हुआ, लेकिन उसको ब्लैक टॉप होना बाकी है। तकरीबन 40 किलोमीटर का हिस्सा वो बचा हुआ, उसको हम ब्लैक टॉप करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो काम चल रहा है उस पर। चाइना किसी न किसी तरीके से उस काम में अड़ंगा लगाना चाहता है। तो ये सारा, अब अगर वो पूरी गलवान वैली को चाइना अगर अपने कंट्रोल में ले लेगा तो वो सड़क बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस सड़क का कुछ हिस्सा उस गलवान वैली से गुजरता है। और वो अगर हम नहीं बना पाएंगे तो जो आगे हमारी एयर स्ट्रिप है, जिसको हम दौलता बेग ओल्डी बोलते हैं, जो कि एयर स्ट्रिप हम बना चुके हैं, उसमें हमारे AN-32 लैंड कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सड़क बना के हम पूरी सड़क अगर हम बना लेते हैं तो लेह से उसका एंड पॉइंट तक का, दौलता बेग ओल्डी तक का जो पॉइंट है, वो रास्ता 6 घंटे का रहता था। जो उसको आज पूरा करने में, वो रास्ते को हमको आज पूरा करने में, अगर हम डर्ट ट्रैक पे जाते हैं तो कई बार उसमें 2 से 3 दिन तक लग जाते हैं। एक तो सीमा के विवाद हैं, वो तो बहुत समय से ही हैं। चीन ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वो जो भारत और उसके बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो सीमा है। भारत भी नहीं स्वीकार करता है और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चीन के कब्ज़े में है, जो हम बार बार उसका जिक्र भी करते रहे। लेकिन मैं एक बात ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो बहुत समय से ये बात कर रहे थे कि शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं, और उनके बीच में इनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं।
तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये व्यक्तिगत संबंधों के कारण जो है शायद चीन जो है वो कुछ न कुछ नरम रुख अख्तियार करेगा, पर हम देख रहे हैं उसका उल्टा कि चीन जो है भारत के प्रति बहुत ही सख्त रुख अपना रहा है। इसके पहले भूटान में वो घुस गया था, सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था और वो विवाद जो है किसी तरह से हल हुआ। तो ये दो बड़े ऐसे मौके आए हैं जिस पर ये लगता है कि शी जिनपिंग और मोदी की जो दोस्ती की बात की जाती है वो सिर्फ एक दिखावा है, नकली है। ये जो दो देशों का स्ट्रैटेजिक मसला है, ये शैली जी, ये मसला जो दो लीडर्स हैं उनकी दोस्ती से कहीं ऊपर है और इसमें बहुत सारे डिसीजन जो हैं सेनाएं लेती हैं, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो लेते हैं। हर कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट को देखता है, वो जानते हैं कि भाई हमने कहाँ रोड बनाई, उसका हमको क्या स्ट्रेटेजिक फ़ायदा है, 10 साल बाद इसका क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठ के और नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया तो उसी टाइम में कारगिल हो रहा था। ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल जो है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं कि उनके न्योते पे वो गए थे, बस में गए थे, बड़ा स्वागत किया, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप बॉर्डर पे खड़ी हुई थी और उसी टाइम में कारगिल हो रहा था। सिमिलरली यहाँ भी चाहे आप उनको अहमदाबाद में झूला झुलाएं या मामलापुरम में उनको कोकोनट पिलाएं, लेकिन जो सेना है वो अपना काम कर रही है। और मैं यहाँ पर बीच में टोकूंगा कि अगर हम पाकिस्तान का उदाहरण लें तो वहाँ सेना जो है एक अभी भी वहाँ सेना ने जो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और उस समय भी नहीं किया था। उस समय परवेज़ मुशर्रफ थे और वो अपने रास्ते चलते थे और एक तरह से सेना का वहाँ अपर हैंड है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और देश के भीतर के दबाव के कारण भी उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन आज भी जो हम देख रहे हैं ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक नेतृत्व को असल में नेता नहीं मानते। अभी के जो सेनाध्यक्ष हैं वहाँ के वो और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी देखिए तो उनके बीच में भी लगता है कि एक विवाद है और प्रधानमंत्री को कई बार जो है सेना से अनुमति लेनी पड़ती है। तो लेकिन चीन की ये स्थिति नहीं है। चीन के साथ में आप देखिए कि चीन में ये अकेला देश है संभवतः जहाँ चीन का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भी होता है, पार्टी का प्रमुख भी होता है, जो चाइना की पीपल्स पार्टी है उसका भी अध्यक्ष है और उसके साथ साथ सेना का अध्यक्ष भी है, सेना का प्रमुख भी है। तो पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, करगिल में जो कुछ भी किया, वो तो हम समझ सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ चाहते थे कि वो नहीं मानेंगे, उस समय जो नवाज शरीफ थे और प्रधानमंत्री उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन शी जिनपिंग के साथ ये नहीं है। वो तीनों के प्रमुख हैं और वो चाहें तो कम से कम कुछ देर के लिए इसको रोक सकते थे, लेकिन रोक नहीं रहे हैं। वो अभी के अभी इसको और तुल देने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पाकिस्तान से आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल जहाँ तक दो लीडर्स की दोस्ती और उनके आपसी संबंधों का है और उसके बीच में ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो वो एग्जाम्पल दोनों की पैरेलल कम से कम मुझे तो लगती हैं कि भाई वहाँ पे भी ये बात थी, यहाँ पे भी ये बात है कि आपने व्यक्तिगत दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये सब चीज़ें व्यक्तिगत दोस्ती से इधर अटके हैं, मतलब दोनों की सेनाएं, दोनों के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अब चूंकि हम लोग उधर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाइना की कोशिश है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर कदम कदम पे अड़ंगे लगाएं, जिससे अगर कम से कम वो बनाने से हमको रोक भी ना पाए तो कम से कम डिले तो कर दें। कम से कम डिले करने में ही उनके कुछ इंटरेस्ट सर्व हो जाते हैं। वही बात इस समय हो रही है। अगर हम उस रोड को अपनी को कंप्लीट करते हैं तो हम जो है जो कराक्रम पास है उसके बेस तक हमारी रोड कनेक्टिविटी हो जाती है और वो इंडिया के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक चीज़ होगी कि भी हम वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आगे फिर जो कराक्रम हाईवे है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, हम वहाँ तक हमारी रीच बन जाती है। चाइना नहीं चाहता कि हम वहाँ तक पहुँचें, चाइना नहीं चाहता कि हम उस इलाके में अपने सैन्य संस्थानों को और अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। सारा का सारा झगड़ा इन चीज़ों को लेकर है और ये आसानी से सुलझने वाला है नहीं। ये डोकलाम और बाकी जितने भी पुराने हमारे डिस्प्यूट रहे हैं उससे ही कहीं बड़ा है और कहीं ज़्यादा सीरियसली चाइना इसको ले रहा है। ये आसानी से सुलटने वाला है नहीं और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके डिप्लोमेट वो ये कह रहे हैं कि साहब ये और एस्केलेट होएगा। अब ये दोनों देशों की लीडरशिप पे डिपेंड करेगा, उनकी समझदारी पे डिपेंड करेगा। हालांकि वार जो है वो ना चाइना के इंटरेस्ट में है आज की डेट में, ना इंडिया के इंटरेस्ट में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वार नहीं होगी, एस्केलेट होगा, एक पॉइंट तक जाएगा, फिर उसके बाद में ये दोनों देश बैठा के उसको सुलटा लेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा आगे ये कैसे जाता है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोरोना के कारण एक बड़ा आर्थिक संकट चीन भी झेल रहा है और भारत तो पहले से ही झेल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत और चीन ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी एक इच्छा हो कि इसी बहाने सारा ध्यान जो है जो आर्थिक संकट है उसकी तरफ से हटा दिया जाए।
अब ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कम से कम दो बड़े देश होगा जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, जिनकी सेनाएं इतनी बड़ी, मिलियन प्लस आर्मी दोनों कंट्रीज़ के पास है, दोनों कंट्रीज़ के पास में दुनिया भर के इक्विपमेंट्स हैं, दोनों कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वार हैं। तो वो आर्थिक प्रॉब्लम से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के स्टेप्स लेंगे। छोटे मोटे कहीं कुछ इंटरजन हो तो लगता है, मगर ऐसा लगता नहीं कि ये मामला जो है, ये मामला ध्यान हटाने के लिए क्या है, ये उससे कहीं ज़्यादा डीप और कहीं ज़्यादा सब्सटेंशियल लगता है। एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें बता रहे हैं, उसमें ये बताया गया है कि चीन बहुत दिनों से एक नीति पर चल रहा है कि पहले कब्जा करो, फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करो, फिर थोड़ा और कब्जा करो और फिर थोड़ा और इस्टेब्लिश करो, और धीरे धीरे करके करीब जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से 640 वर्ग किलोमीटर भारत की जो ज़मीन है उसको ऑलरेडी चाइना जो है अपने कब्जे में ले चुका है। ये जो 640 किलोमीटर का मसला आपने उठाया है, ये एक हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन साहब, उनकी रिपोर्ट में ये फैक्ट आया था। लेकिन इस सड़क पे चाइना ने सिर्फ इतना किया है कि जिसको हम बोलते हैं कि एरिया डोमिनेटिंग पॉइंट है, उसका मतलब ये हुआ कि आप उस एरिया को डोमिनेट करते हैं और अगर दूसरा कंट्री उसमें अपनी पेट्रोलिंग करेगा तो आप उसको डिनाई करेंगे कि आप वो अपना पेट्रोलिंग ना कर पाए। इस 640 में उस रिपोर्ट को पढ़ के हमको जो समझ में आया, उसमें यही समझ में आता है कि उस एरिया में इंडिया के लिए पेट्रोलिंग करना मुश्किल है। लेकिन उसको ये कह देना कि पाकिस्तान चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, वो तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो परसेप्शन के बेसिस पे है। अगर कभी बॉर्डर तय होगा उसमें वो 640 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो तब की बात होगी। तो ये बात सही है कि वो एरिया उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसका इतना ही कंट्रोल है कि वो इंडिया को उसमें पेट्रोलिंग करना डिनाई करते हैं, मुश्किल कर दे सकता है। एक बात और कही जा रही है कि जो ये चीन और पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और जो सड़क वो बना रहे हैं, जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो चीन ये चाहता है कि इस एरिया पे कब्जा करे, क्योंकि उसके चलते उसके लिए वहाँ सड़क बनाना जो है आसान हो जाएगा। ये सड़क बनाने के लायक एरिया है, तो क्या इसका भी कोई ये बात सही दिखती है। ये बात सही दिखती है कि चाइना उस एरिया में पूरा का पूरा अपना कंट्रोल चाहता है, जिससे कि उससे वो अपने सड़कें और अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरा बना सके। और वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक एरिया है, काफ़ी चीज़ें वहाँ से निकलेंगी और काफ़ी वहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू भी उसकी एक स्टेज में हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी मिनरल्स का स्टोर वहाँ ऐसा बताया जाता है। ये फैक्ट अपने आप में लगता है कि भाई चाइना उस एरिया को काफ़ी सीरियसली लेता है, काफ़ी तेज़ी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो हिस्सा, वो अपने आप में एक बात सही है। एक और ये बता रहे हैं कि जो हमारा मनाली से जो हमारी सड़क जाती है, अगर हम ये पूरा एरिया जिस तरह से वो दबाव बढ़ा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, अगर हम उस पर पीछे हटते जाते हैं तो ये जो मनाली से होकर के जो हमारी सड़क जाती है उसकी सुरक्षा भी जो है वो खतरे में आ जाएगी, और ये बहुत आसानी से जो है चीन जो है वहाँ भी अपना दबदबा जो है वो बना लेगा। ये कहना अभी इस स्टेज में मुश्किल है। ये थोड़ा एक स्पेकुलेशन तो है कि साहब वहाँ तक भी कब्जा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। कोशिश तो है चाइना की, लेकिन वो देखिए, इंडिया भी LAC पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर स्थिति में हो। इंडिया ने भी अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज की डेट में जितना चाइना का डेप्लॉयमेंट है उतना ही इंडिया का भी डेप्लॉयमेंट वहाँ पे, उसी तरह के इक्विपमेंट जो चाइना ने लगाए इंडिया ने भी उस तरह लगाए। तो इंडिया LAC पे कोई बहुत कमज़ोर स्थिति में नहीं है। और चाइना अगर ये समझ ले कि साहब वो अपने ट्रूप्स भेज के उस पर कब्जा कर लेंगे और कब्जा उनका परमानेंट हो जाएगा, ये ऐसा संभव आसानी से है नहीं। इंडिया पूरा बिफिटिंग रिप्लाई देगा। इंडिया के पास भी अपने पूरे संसाधन हैं, पूरी इंडिया की भी तैयारी है, तो ऐसा कुछ आसानी से नहीं होने वाला। दूसरा कि कम से कम इंडिया और चाइना के बीच में 5 डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, और उसमें इन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए मैकेनिज्म दिए हुए हैं। और अभी दोनों देशों की दोनों लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों देशों की बातचीत चल रही हो रही है। बातचीत भी अभी लंबी चलती रहेगी। अभी आसानी से कोई गोलीबारी होने लगे कि साहब एक दूसरे के ऊपर अटैक, वो स्थिति भी आसानी से नहीं आने जा रही है, और उसमें भी समय लगेगा, क्योंकि दुनिया भर के अभी ऐसे सेफ्टी वाल और मैकेनिज्म हैं जिससे कि हम इन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। चाइना की भी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि दोनों देश बात कर रहे हैं, दोनों डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे। इंडिया भी यही कह रहा है कि जब दोनों ही देश ये कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो अभी मतलब आसानी से लगता नहीं कि एस्केलेट होकर एक वार की सिचुएशन में आ जाएगा और एक दूसरे के
टेरिटरी पर आप कब्जा करने एलएसी पे तो परसेप्शन डिफरेंट करते हैं। एलएसी पे 2 किलोमीटर इधर हो जाना, 4 किलोमीटर हो जाना, वो एक काफ़ी रूटीन की चीज़ें हैं। अब देखते हैं कैसे अनफोल्ड होएगा। नहीं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जो भी चीनी सैनिक जब भी आए तो वो खाली हाथ आते थे। पहली बार वो डंडे वगैरह लेकर के आए और उन्होंने भारतीय जो सेना के जवान वहाँ तैनात थे उनके साथ बड़ी मारपीट की। हमारे 2 सीनियर जो अधिकारी हैं वो बुरी तरह से घायल भी हुए। तो ये लग रहा है कि चाइना धीरे धीरे जो है वो एग्रेसिव हो रहा है, जबकि भारत का जो रुख है वो बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। भारत का रुख बहुत सॉफ्ट तो नहीं है। जो वहाँ पे मतलब इस तरह की चीज़ों में, चाहे वो एलओसी हो चाहे एलओसी हो, उसमें टिट फॉर टैट चलता है। अगर आप 4 कदम आएंगे तो हमको भी जहाँ मौका मिलेगा हम भी वहाँ 4 कदम जाएंगे। अगर आप हमारे दो लोगों को इंजर्ड करेंगे तो हम भी। ये बात सही है कि भी कुछ अधिकारीगण जो है इंजर्ड हुए हैं, कुछ इंडिया के सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, लेकिन चाइना के भी इंजर्ड हुए हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि चाइना के इंजर्ड नहीं हुए, वो तो दोनों तरफ से होगा। और अगर ये इस तरह के छोटे स्मॉल आर्म्स टाइप चीज़ें, लाठी डंडा या आयरन रोड या उसमें कटीले तारों वाली लकड़ी की रोड पे लगा के कटीले तारों वाले, उससे आप अटैक करें, इंडिया भी वो चीज़ों को अपनाएगा। वहाँ पे मतलब बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन चलती है। जैसे आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे, तो वो दोनों तरफ से होगा। लेकिन आप देखिए, चीन जिन इलाकों में आ जाता है फिर लौटता नहीं है। अक्साई चीन उसने जो है परमानेंटली एक तरह से उसके हाथ में जा चुका है, और उसके बाद वाले हिस्से पे वो पहले आ नहीं रहा था। अब जो है जो वो सड़क बना रहा है पाकिस्तान को जोड़ने के लिए और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली जो कुछ इलाके हैं जो उसके हाथ में अगर आ जाएं तो उसकी पकड़ मजबूत होगी, उसको वो कब्जा करना चाहता है। और जो हमने बात की थी पहले कि उसकी नीति है कि पहले थोड़ा आगे बढ़ो, फिर वहाँ कब्जा जमाओ और फिर उसके बाद अपने आप को स्ट्रेंथन करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो धीरे धीरे करके बढ़ने की जो नीति है वो उसका एक हिस्सा लग रहा है, जो भी अभी इस समय ये कर रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। चाइना की अपनी एम्बिशंस हैं वर्ल्ड पावर बनने की, और चाइना की अपनी एक्सपेंशनिस्ट टाइप की स्ट्रेटजीज और उनकी नीतियाँ वो हैं अपनी जगह, वो बात अपनी जगह सही है। और ये बात कोई ऐसा नहीं कि इसी बॉर्डर पे हो रही है, ये बातें हमको दिखाई पड़ रही हैं। इंडियन ओशन में भी ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। जगह जगह आप जो है आइलैंड लेके उनको डेवलप कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस की तरफ से, या जगह जगह कंट्रीज़ को लोन देके, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट पे आपने श्रीलंका में किया कि आपने उसको पैसा दिया, वो जब डेट आपका पे नहीं कर पाया तो आपने उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो हैं चाइना के साथ में। वो चाइना के एम्बिशंस हैं वर्ल्ड पावर बनने की या अमेरिका को टक्कर देने की, और वो जो दुनिया की एक इक्वेशन बदलती जा रही है वो अपने आप में दिखाई पड़ रही है। उस चाइना की उस स्ट्रैटेजी में चाइना को इंडिया एक बड़ी हर्डल दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है जिसको कि एशिया में चाइना को चैलेंज करने की कुव्वत रखता है, मिलिट्रीली एंड अदरवाइज ऑल्सो। चाइना की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये वर्ल्ड परसेप्शन ही बनाए कि साहब हमने इंडिया को यहाँ दबा दिया, वहाँ दबा दिया, ऐसा किया वैसा किया। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अब ये कैसे अनफोल्ड होंगी ये अब देखने वाली बात होगी। इंडिया भी अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरे देश भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब एक तरीके से मतलब एक डिवीज़न होता दिखाई दे रहा है कंट्रीज़ का। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, ये सब एक खेमे में आते नज़र आ रहे हैं। चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कैपेसिटी की वजह से इधर उधर एक्सपेंड करता जा रहा है, कहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इधर उधर छोटे छोटे देशों में। तो वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, और उन चीज़ों की वजह से ये भी उसका एक ऑफ शूट है। जो भी लद्दाख में हो रहा है ये उसी का एक ऑफ शूट नज़र आता है। अब ये आगे आगे कैसे बढ़ेगा इसको देखना होगा। तो ये जो इसका जो पूरा का पूरा जो अभी रुख दिख रहा है, देखिए ये तो सही है कि अगले बारिश जब शुरू हो जाएगी और वो इलाका थोड़ा और दुर्गम हो जाएगा तो 2-3 महीनों के बाद में दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो ठंड में या ज़्यादा तेज़ बरसात में रहने के लायक जगह जो है वो रह नहीं जाती। लेकिन आप देखिए तो चीन जहाँ से भारत के जिन उसमें आना चाहता है, वो जो हमारा पेंगयोंग लेक है उसमें भी है, बाराहोती, नाकुला, ये सारे इलाके जो हैं तो वो एक तरह से पेंगयोंग लेक जो सिक्किम में है उसको लेके पहले से ही विवाद चल रहा है। चीन उसका एक बड़ा हिस्सा चीन के पास ही है उस लेक का, और अभी भी वो चाहता है कि उसको और विस्तार करे और कुछ और भारतीय हिस्सों को ले ले। और इसलिए उनकी जो गश्ती दल की नौकाएं होती हैं वो अक्सर भारतीय सीमा में घुसती रहती हैं। पेंगोंग लेक में भी, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और ये गलवान वैली के आसपास ही का इलाका है, पेंगोंग लेक में भी वही इशू है। पेंगोंग लेक है, उसके साथ लगी हुई हिल्स हैं।
वो हिल्स का नंबर पूरा शायद 8 नंबर का है, जिनको के फिंगर्स बोला जाता है। अब चाइना का परसेप्शन ये है कि साहब चाइना की टेरिटरी 4 फिंगर तक है, इंडिया का परसेप्शन है कि इंडियन टेरिटरी 6 फिंगर तक है। अब वो 4, 5, 6 में कौन पेट्रोलिंग करे, 1, 2 का मसला तय है, उधर से 8 और 7 का मसला तय है। लेकिन जो 4, 5, 6 ये जो हिल टॉप्स हैं, इनमें पेट्रोलिंग को लेके झगड़ा होता है। अब चाइना ने लेटेस्ट जो है इंडिया के पेट्रोल्स को डिनाई किया है कि भाई आप जो है 2 फिंगर से बाहर नहीं आ सकते हैं, वहाँ उससे इंडिया 4 तक अपनी 6 तक अपनी पेट्रोलिंग करना चाहता है। ये सारे के सारे मसले वही हैं कि भी बॉर्डर आपका डेलिनेटेड है नहीं, टराइन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे ग्लेशियर है, कहीं पे ग्लेशियटेड लेक है, कहीं पे वैसी लेक है। अब इन सब चीज़ों में बॉर्डर को तय करना, नेचुरल बॉर्डर तो वहाँ कोई है नहीं, आर्टिफिशियल बॉर्डर क्रिएट करना उतना आसान है नहीं। और अब ये तो एक गनीमत है कि भाई इनका चाइना के और पाकिस्तान इंडिया के कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अभी गोली नहीं चलाते। जहाँ तक हमारी जानकारी, लास्ट फायरिंग इंडिया और चाइना के बीच में 1975 में हुई थी। लेकिन ये जो बॉर्डर की स्किर्मिशेज हैं, ये जो बॉर्डर के डिफरेंट परसेप्शन हैं, जो बॉर्डर के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये होते रहे हैं और होते रहेंगे आगे भी, क्योंकि जब तक दोनों कंट्रीज मिल के बड़ा ठीक से कोई बॉर्डर लाइन ड्रॉ नहीं कर लेते हैं, तब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। अब बॉर्डर लाइन कैसे ड्रॉ हो, कौन उसमें इनिशिएटिव ले, कौन अपने जो डिनाइल एरियाज दोनों ने कब्जा किए उनको छोड़े और आगे कैसे, ये काम उतना आसान है नहीं जितना कि हम लोगों को लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता भी फिर मिल बैठ के दोनों कंट्रीज को निकालना ही होगा। आफ्टर ऑल वार भी इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। पूरी की पूरी जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है, बहुत डिफिकल्ट बॉर्डर है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें आज भी आपका आना जाना संभव ही नहीं है किसी तरीके से। अब चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, आपके पास में दुनिया भर के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए नए दुनिया भर के व्हीकल्स हैं, दुनिया भर के सर्दी के कपड़े हैं, तो उसको पहन के आप जाने की कोशिश करते हैं सर। इसीलिए चूँकि अब जाने की आप कोशिश करते हैं तो जगह जगह विवाद खड़े होते हैं। आप एक साल से उस इलाके में गए नहीं थे, सडनली आपकी पेट्रोल वहाँ जा रही है, दूसरा आदमी वहाँ बैठा कहता है आप यहाँ क्यों आगे, आप करोगे तो हमारा बॉर्डर वगैरह का हमारा बॉर्डर। अब बॉर्डर कहीं कागज़ पे तो ड्रॉ हुआ नहीं है। तो ये सारे के सारे मसले भी सुलझते दिखाई नहीं पड़े, ये सब मसले भी चलते रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो चाइना के एम्बिशंस है वर्ल्ड पावर बनने की, वो सब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान उनके आड़े आता है, तो वो चाहते हैं कि भाई दुनिया में ये परसेप्शन बने कि भाई चाइना ने हिंदुस्तान को दबा लिया, इस तरह की चीज़ें। अब हिंदुस्तान भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, लेकिन आप देखिए कि मिलिट्री पावर के रूप में अगर देखें तो चाइना भारत से बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उनकी सेनाएं जो हैं ज़्यादा ताकतवर हैं। और इसलिए अमेरिका भी, और वो साउथ चाइना में जो उन्होंने बहुत सारे नए द्वीप जो है जिस पर कब्जा कर लिया, और उस एरिया को दुनिया के लिए जो है उसको जो एक तरह से अलग थलग कर दिया है। एक बार एक शिप जो है अमेरिका का वहाँ से गुजरा, वो भी उन्होंने बस गुजरने दिया, लेकिन कोई और जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, समुद्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी जगह भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए भारत के सामने अगर युद्ध की कोई स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती हो। कोई भी युद्ध बड़ी चुनौती होता है, सिर्फ चाइना के साथ भी अमन कारगिल भी चुनौती था, एक अच्छी खासी चुनौती था। हमको अपना एरिया खाली कराने में 2-3 महीने लग गए थे, तो वो भी चुनौती। कोई भी युद्ध जो है आज के टाइम में युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है। और ठीक है चाइना एक बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन इंडिया भी कोई छोटी मोटी मिलियन प्लस आर्मी इंडिया के पास भी है, रिसोर्सेज इंडिया के पास भी है, इंडिया की नेवी ठीक ठाक मजबूत है, इंडिया की एयरफोर्स ठीक ठाक मजबूत है। तो चाइना के लिए भी इंडिया से वार लड़ना कोई उतना आसान है नहीं। और दूसरा, चाइना से जहाँ भी वार होगी वो भी हाई एल्टीट्यूड के एरिया है, कहीं पे 12,000 स्क्वायर फीट है, 14,000 स्क्वायर फीट है, 17,000 स्क्वायर फीट है। इस तरह के वार का अभी चाइना को उतना एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, लेकिन वार का कितना एक्सपीरियंस है इंडिया के पास में? तो 3 बार पाकिस्तान से आपने लड़ी है, 1 बार आपने चाइना से लड़ी है, 1 लिमिटेड वार आपकी कारगिल में हुई थी, बाकी इंसर्जेंसी आप रोजाना फेस करते रहते हैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो उस मामले में जो इंडिया की आर्मी है उसका एक्सपीरियंस भी कोई कम नहीं है। वो ठीक है चाइना की आर्मी का साइज़ बड़ा है, लेकिन इंडिया की आर्मी का साइज़ भी कोई छोटा नहीं है। संसाधन इंडिया के पास में बहुत कम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना आए कुछ भी करके चला जाए और आप हाथ पर हाथ रख के देखते रहे, वो सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। आज का जो इंडिया है वो 1962 का इंडिया बिल्कुल नहीं है, वो 1962 का भी नहीं है, 1990 का भी नहीं है। आज का इंडिया एक काफ़ी मजबूत सशक्त देश है, मिलिटरीली भी एंड अदरवाइज भी। ठीक है आज की डेट में कोरोना की वजह से इकोनॉमी डाउन है, मगर ये सब चीज़ें एक टेम्प्रेरी फेस होती हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इसको ओवरकम कर लेंगे और फिर मजबूती के साथ खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो बार बार कुछ न कुछ पेशकश करते रहते हैं, और अब उन्होंने एक पेशकश कर दी है कि हम तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो जो स्थिति है उसमें क्या भारत को अमेरिका जैसे सुपर पावर की मध्यस्थता को स्वीकार करना चाहिए, या
उसको आगे बातचीत के लिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मध्यस्थता में एक चीज़ और शामिल हो सकती है या होती ही है कि अगर वो नहीं मानते हैं, चाइना अगर अमेरिका की भी बात नहीं मानता है, तो शायद राजनीतिक और मिलिट्री के तौर पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो। ये बात सही है कि चाइना अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने ऑफ़र किया है, लेकिन आप ये देखिए वो ऑफ़र उनका करने का तरीका क्या है। वो क्या है कि एक ट्वीट कर देते हैं। एक ट्वीट उन्होंने कर दिया कि साहब हमने नरेंद्र मोदी जी से बात की, उनका मूड ठीक नहीं था और वो चाहें तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सीरियस डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं, ये ट्वीट के सहारे चलती नहीं है। अब ये ट्रम्प साहब ने एक अलग से ट्रेंड इस्टेब्लिश किया हुआ, अपने कोई भी ट्वीट कर देते हैं, उस पर दुनिया उस पर लाठी पीटती रहती है। हमारे हिसाब से उसके ऑफ़र को बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए, और ना चाइना और इंडिया दोनों इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ना इनको करना चाहिए, और ना ही कोई ऐसी अभी स्थिति आ रही है, क्योंकि अपने आप में दोनों के पास में एक मजबूत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दोनों कंट्रीज़ के पास में है। उसके माध्यम से दोनों कंट्रीज मिलिट्री और दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स बातचीत कर रहे हैं। दोनों को उम्मीद है कि भाई ठीक है एक हद तक, और ये इस तरह की सिचुएशन को ऐसे नहीं कि पहली बार इंडिया चाइना के बीच में, अभी पहले 2017 में ही डोकलाम हुआ था, 73 डेज तक वो चला था। ये तो अभी मई के शुरू में शुरू हुआ था, अभी मई ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो डोकलाम का एक्सपीरियंस हमारे पास में है। अल्टीमेटली उसको डिप्लोमेटिक चैनल से उसको रिजोल्व कर लिया गया, तो किसी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जहाँ तक लगता है कि ये ऐसा ही होएगा। हालांकि अभी कुछ लोग जो चीज़ों को ज़्यादा जानते हो कहते हैं कि ये भी और एस्केलेट करेगा। अब वो एस्केलेशन किस तरीके से होगा, क्या और एरियाज़ में इंट्रूजन्स होंगे या कोई मतलब छोटे मोटे आर्म्स का इस्तेमाल होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी लगता नहीं कि किसी के मीडिएशन की ज़रूरत आ गई। दोनों कंट्री जब ये बोल रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दोनों भी कोई इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल, तो लगता है कि बिना किसी के मीडिएशन के ये मसला डिप्लोमेटिकली लेवल पर सुलझ जाएगा। और एक ये आखिरी सवाल कि भारत में एक तो तिब्बत का मसला है, जिसमें दलाई लामा और तिब्बती जो शरणार्थी के रूप में यहाँ मौजूद हैं, और वो तिब्बत की एक तरह से आज़ादी की मांग करते हैं। दूसरा चीन का आर्थिक हित। तो एक तो जो तिब्बती लोगों की मौजूदगी और दलाई लामा की मौजूदगी के कारण चीन बहुत सारी कार्रवाइयाँ ऐसी करता रहा है पास्ट में भी, कि वो जो है एक तरह से उकसावे वाली कार्रवाइयाँ की जाती रहती हैं। उसका निशाना तो दलाई लामा और वहाँ के शरणार्थी जो हैं भारत में वो होते हैं, लेकिन सीमा पर वो कुछ ना कुछ करता रहता है, और ये सब सीमाएं जो हैं वो तिब्बत से ही लगी हुई हैं। और दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आत्मनिर्भर और स्वदेशी और ये करें, तो चीन का बिजनेस इंटरेस्ट भी भारत के साथ बहुत ज़बरदस्त है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीमा पर दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि आर्थिक दरवाजे खुलें और जो तिब्बती शरणार्थी हैं और दलाई लामा हैं उनको ज़रा कंट्रोल में रखा जाए? ये हो सकता है, और बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं वो इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज जो हैं वो दूसरे कहीं अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए करती हैं। ये कोई दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा। हो सकता है कि जहाँ तक तिब्बत का और दलाई लामा का सवाल है, तो वो चाइना को इंडिया का ये स्ट्रैटेजी कि उन्होंने तिब्बतन्स को शेल्टर दिया हुआ और पूरा उनको ठीक से यहाँ रखते हैं, एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट उनकी यहाँ बनाई हुई, वो बिल्कुल कांटे की तरह चुभता है हमेशा। और जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, चीन हमेशा ऑब्जेक्ट करता है कि आपने इनको यहाँ क्यों नहीं दिया। तरह तरह के स्टेटमेंट वो सब आते हैं, वो सब हम देख रहे हैं। जहाँ तक इंडिया चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सवाल है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी ये एक बड़ा फैक्टर है कि दोनों देशों में वार होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि दोनों देशों के एक दूसरे से इकोनॉमिक इंटरेस्ट काफ़ी। इंडिया का चाइना का बहुत सारा सामान आप देखें, चाहे वो एप्पो फ़ोन हो, चाहे वो वीवो फ़ोन हो, मतलब कितनी सारी चीज़ें चाइना की यहाँ पे आ रही हैं। कितना बड़ा मार्केट जो है इंडिया चाइना के लिए। चाइना को ये मार्केट अच्छा खासा दिखाई देता है, और कई जगह इंडिया ने भी ये स्टेप लिया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में उन्होंने किसी न किसी तरीके से चाइना का, हालांकि क्यों उनमें वो जो डिसीजंस लिए हैं इंडिया ने, उसमें चाइना का नाम कहीं नहीं लिया है, लेकिन उसमें चाइना के इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं कि चाइना जो कंपनीज़ हैं, जो वीक कंपनीज़ हैं, उनको मर्जर एक्विजिशन से ले नहीं पाएंगे। हो सकता है जब डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो, चाइना इंडिया को कहे कि भाई आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डाइल्यूट करिए, दलाई लामा को थोड़ा सा आप और अपने कंट्रोल में रख लिए। लेकिन दलाई लामा भी इंडिया को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करेगा नहीं, और इंडिया भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेगा। अगर इंडिया को दिखाई देगा कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चाइनीज टेक ओवर करने चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर इंडिया को लगाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों कंट्रीज अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते हुए अपने अपने डिसीजंस लेंगे, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत, बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी। और इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार से। और दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप ट्विटर,
फेसबुक और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब, उस पर भी हमारे साथ में जुड़ें। आपको इस वीडियो के बाद और हमारे वेबसाइट यानी www.satyhindi.com पर डिस्क्रिप्शन का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक बटन को अगर आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com से और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।